NPCIL दैट मीन्स न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जॉब इंटरव्यू में एक बेहतरीन सवाल पूछा गया। सवाल यह है कि क्या किसी सर्कुलर रॉड में सिर्फ टेंसाइल लोड लगाने से ही वो इलोंगेट करता है, या फिर इसमें कोई और एस्पेक्ट है, कुछ और पहलू है, जैसे कि कंप्रेशन अगर हम उस सर्कुलर रॉड में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके अगर डायरेक्शंस को, उसके अगर हम जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस है उसको अगर चेंज करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस सवाल का क्या बेस्ट जवाब है, और इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। आई होप आपको सीखने के लिए कुछ नया मिलेगा। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस सेगमेंट में हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एनपीसीआईएल में एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, तो आइए उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, और साथ ही साथ हम लोग लास्ट में कुछ कंक्लूजन भी सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, या इंटरव्यूअर के इस तरह के क्वेश्चन को पूछने का क्या मोटिव होता है, क्यों वो ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता है। और अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आप वो स्किल सीख लेंगे जो आपको आगे मदद करेगा कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि आपको वो स्किल मैं सिखा दूं, आपके अंदर वो खुद कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूं, ताकि आप जब भी कोई टॉपिक को पढ़ें तो उससे खुद समझ लें कि इस टॉपिक से क्या पॉसिबल इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जब आप ऐसा करने लग जाइएगा तो आपके लिए कोई भी इंटरव्यू जो है आसान है, आप आसानी से उसे क्रैक कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा था कि हमारे पास एक सर्कुलर रॉड है, ठीक है, हमारे पास सर्कुलर रॉड है, या हम लोग बार ले सकते हैं, और उसमें हम लोग क्या सिर्फ टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे तभी ये इलोंगेट करेगा। सवाल ध्यान से सुनिएगा, एक सर्कुलर रॉड है, क्या हम लोग सिर्फ टेंसाइल लोड ही अप्लाई करेंगे तो ये इलोंगेट होगा, या इसमें और भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ चीज दिया हुआ है क्वेश्चंस पे और कुछ चीज नहीं दिया हुआ है। तो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ हिडन रखते हैं, ताकि अगर आप एक एस्पेक्ट को अगर आंसर करो तो वो दूसरे एस्पेक्ट पे आपको पूछ सके ना। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। तो अगर आपको अगर डायग्राम वो बनवा के बता रहे हैं तब तो डेफिनेटली लोड के डायरेक्शन को क्लियर करेंगे, और अगर वो डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो फिर आपको ये कहना होगा कि सर ये सर्कुलर रॉड है ना, अगर मैं लोड के डायरेक्शंस को चेंज कर दूंगा, या लोड किस डायरेक्शन में है, किस एक्सिस की ओर लग रहा है उसे मैं बदल दूंगा, तो इसमें इलोंगेशन भी हो सकता है, इसमें कंट्रैक्शन भी हो सकता है। आइए जानते हैं ये कैसे होगा। तो मान लेते हैं अगर ये हमारा सर्कुलर रॉड है, तो अगर मेरा लोडिंग कंडीशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की ओर हो ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हमारा हो गया, मान लेते हैं ये लोड P है, ठीक है। तो अगर ये जो एक्सिस है इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहेंगे, ठीक है, इसे मैं इधर भी ड्रॉ कर दे रहा हूं, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। जेड भी हो सकता है, अभी हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ले रहे हैं, और ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। चूंकि इसमें लेंथ और डाया दो ही डायमेंशन है, तो इसलिए हम लोग दो ही एक्सिस में लोडिंग कंडीशन को समझेंगे। तो अब अगर मैं इस जो हमारे पास बार है या रॉड है सर्कुलर, अगर इस चीज को समझे, तो अगर मेरा लोड, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका लोड टेंसाइल लोड है, ठीक है, अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, डेफिनेटली इसको हम इलोंगेट करेंगे तो क्या होगा, इलोंगेशन होगा, राइट, बिल्कुल सही जवाब है, यही होगा। चलिए ये तो इसका सिंपल जवाब हुआ। थोड़ा सा इसमें अगर मैं
चेंज कर दूं या इंटरव्यू में आपको चेंज कर दिया जाए, या आप खुद भी उसे बता सकते हो कि सर अगर यहां पे लोडिंग कंडीशन मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं ना, मान लेते हैं कि हम लोग जो हमारा y एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट अगर कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, ध्यान दीजिए यहां पे हम क्या लोड लगा रहे हैं, जो कि कंप्रेसिव लोड है, लेकिन कैसा है, अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर। तो आप क्या देखेंगे, लोड चेंज हो गया, टेंसाइल से कंप्रेसिव हो गया, बस हमने डायरेक्शन बदल दिया। तो अब ये इसको प्रेस करेगा, इस तरह से प्रेस करेगा, डेफिनेटली उसका डाया कम होगा और उसका लेंथ बढ़ेगा, तो यहां भी आपको इलोंगेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, या जिसे अलोंग द लेंथ भी आप समझ सकते हो ना, या अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस, या अलोंग द परपेंडिकुलर डायमेंशन जो है उस तरफ अगर लोड लग रहा है। ये तो एक एस्पेक्ट मैंने इसमें एक्सप्लोर किया, ठीक है। अब अगर इसके पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो और भी इसमें केस पॉसिबल है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ा दे रहा हूं, जैसे ही अगर आप इस तरह से जवाब देना शुरू कर दोगे, आप क्लियर करके बता दोगे दोनों स्थिति को, तो यहां पे आप देख सकते हो ना कि अब आपने उनको इनविटेशन दिया है कि सर आप और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, ठीक है, तो वो इसके थोड़े से लेवल को और बढ़ाएंगे। अब अगर इसी में अगर लेट सपोज मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, हम लोग केस 1 हमने लिया, दैट इज ये केस 2, अब सेम सिचुएशन ले रहे हैं कि अगर हमारा लोड लग रहा है, ठीक है, टेंसाइल लोड ही है, ठीक है, लेकिन हाँ अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक और कंडीशन को चेंज कर देना, लेट सपोज अब ऐसा लोड लग रहा है, तो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक इफेक्ट पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स इफेक्ट ना। तो पॉइजन्स इफेक्ट ये है कि आप अगर एक दिशा में लोड लगा रहे हो, इसमें स्ट्रेस अगर एक डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, तो स्ट्रेन जो है वो बाकी रेस्ट जितने डायरेक्शन है सभी डायरेक्शन में स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है। तो जिस दिशा में स्ट्रेस डेवलप है उसका नेचर, या उस दिशा में जो स्ट्रेन है उसका नेचर अन्य डायरेक्शन के स्ट्रेन से अपोजिट इन नेचर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहां पे मैं अगर टेंसाइल लगा रहा हूं तो यहां जो स्ट्रेन होगा वो टेंसाइल स्ट्रेन होगा, तो पर इस दिशा में भी हमारा डायमेंशन चेंज होगा, तो वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। चलिए ये पॉइजन्स इफेक्ट है। तो अगर आप देखोगे कि अगर मैं इसे ऐसे खींच दूं तो डेफिनेटली जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि यहां पे जो है इलोंगेशन नहीं होके क्या हो जाएगा, आपका कंट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस बात को समझना होगा, ठीक है, कि आप लोड अभी टेंसाइल है, हमने इसमें भी टेंसाइल रखा, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रखा तो इलोंगेशन हुआ, और अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस सेम टेंसाइल लोड को लगाया तो कंट्रैक्शन हो गया। तो ये कहना कि सिर्फ टेंसाइल लोड के वजह से ही इलोंगेशन होता है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से कन्विंसिंग आंसर नहीं होगा। जो सामान्य छात्र होंगे, जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट होंगे, वो बोल सकते हैं कि यस सर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो इलोंगेट होगा। नहीं, यहां पे अगर आप लोड के डायरेक्शंस को मैं बदल दे रहा हूं तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात हो गई, इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। थोड़ा सा मैं अगर आपको डेविएट कर दूं ना, और इसे लेके मैं चले जाऊं परमानेंट डिफॉर्मेशन में, इसका जो एप्लीकेशन अगर मैं जानना चाहूं कि ऐसे लोडिंग कंडीशन का प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप एप्लीकेशन जानेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चलना होगा ना। बहुत सारे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं, जैसे कि रोलिंग है, फोर्जिंग है, एक्सट्रूजन है, वायर ड्रॉइंग है। उसमें अगर आप चले जाते हैं और मैं मान लूं कि इस बार का परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो सिनारियो और बदल जाएगा ना, और भी आप बहुत तरह के पॉसिबल केसेस को देखोगे। चलिए, तो ये मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। इस कंडीशन में जो भी यहां पे हो रहा है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। अब सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर केसेस हम परमानेंट डिफॉर्मेशन में देखेंगे।
अब यहीं पे मटेरियल साइंस के क्वेश्चंस भी क्रिएट हो जाते हैं कि अगर हमारा ना हमने टेंसाइल लोड लगाया और मटेरियल में डिफॉर्मेशन हुआ तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली डक्टिलिटी कहते हैं। आप इसका एप्लीकेशन देख चुके हो, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तरफ लग रहा है तो कैसे? टेंशन टेस्ट में। टेंशन टेस्ट में आप यही तो करते हो, सर्कुलर रड रहता है, अलोंग द एक्सिस हम लोग लोड लगाते हैं, उससे खींचते हैं, इलोंगेशन चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करते हैं, जो चेंज इन एरिया है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं डक्टिलिटी और परसेंटेज इलोंगेशन आपको टेंशन टेस्ट का आउटकम है, तो ये आपने दे दिया। लेकिन अगर वहीं से उसी से जुड़ी हुई एक चीज होती है, प्रॉपर्टी है जो थोड़ा सा सिमिलर है और थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या है कि वही हमारा डिफॉर्मेशन होगा, मटेरियल इलोंगेट कर रहा है, लेकिन लोडिंग कंडीशन अगर टेंसाइल की जगह हम कंप्रेशन कर दें तो वो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, वो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी शो करेगी, दैट इज मेलेबिलिटी ना। और मेलेबिलिटी का ही कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में, जहां पे मटेरियल को अंडर कंप्रेसिव लोड हम फॉर्म चेंज करते हैं, शेप बदलते हैं, जिससे उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ में भी काफी चेंजेस आता है, जिसे आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं उस एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर कर दे रहा हूं जो भी मैंने आपको बताया, ताकि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए उस केस को भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मेटल फॉर्मिंग में एक प्रोसेस होता है रोलिंग। रोलिंग बहुत ही कॉमन प्रोसेस है ना, जिसमें कि आप देखेंगे कि अगर आपके पास एक रोलर है, दो रोलर के बीच अगर मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कुलर डायमीटर रड है, जो कि इसका डायमीटर d है, और ये रोलर है, इस तरह से घूम रहा है, ये एक रोलिंग प्रोसेस है ना। चलिए, इस सर्कुलर रड की जगह यहां स्लैब भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर रड भी होगा। अब अगर ये दो रोलर के बीच जा रहा है तो आप ध्यान से देखिए, लोडिंग कंडीशन क्या है, नीचे से ऊपर से कंप्रेसिव है। अच्छा, ये डाया है और आगे जैसे ये जाएगा तो ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद ये लंबा हो जाएगा, तो यहां आप देखोगे लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, डाया घट जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपको कहां देखने को मिला? रोलिंग प्रोसेस में ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको स्टील इंडस्ट्रीज में मिलेंगे, मिल्स में। ओके, एक ये हो गया, तो यहां भी हमारा क्या हो गया? कंप्रेसिव लोड लग रहा है, मटेरियल एलोंगेट कर रहा है, ठीक है। यही चीज आप फोर्जिंग में भी देख सकते हो, यही चीज आप एक्सट्रूजन में भी देख सकते हो और वायर ड्राइंग में देख सकते हो। तो तीनों चारों केस को आपको समझाता हूं। फोर्जिंग भी सिमिलर ही है हमारा। अगर आप फोर्जिंग को देखेंगे तो लेट सपोज अगर ये आपका सर्कुलर रड है और मान लेते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास प्रेस है, कोई भी हाइड्रोलिक प्रेस है ना, जो कि इस पे फोर्स लगा रहा है, तो डेफिनेटली जो है इसमें भी लेंथ बढ़ेगा, डाया घटेगा। तो ये तो दोनों प्रोसेस में आपको सिमिलर चीजें मिलेगी। यहां पे कहीं ना कहीं जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, और इसमें जो है मटेरियल की प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। अब एक्सट्रूजन की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं काफी सिमिलर है ना। उसमें आपको शायद कुछ और नया जानने को मिलेगा। चलिए, ये हमारा डाई है, ठीक है, सर्कुलर ओपनिंग है। अगर मैं इस पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करूं, मान लेते हैं हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ना, ये मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कुलर रड है, ठीक है। अब ये बड़ा डायमीटर है। अब अगर इधर से हम इसको कंप्रेस करें, ठीक है, थोड़ा सा ये हॉट कंडीशन में रहेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, हॉट रहेगा, स्लाइटली गर्म रहेगा, ठीक है। अब अगर इसको हम प्रेस करें, देखिए फोर्स कैसा लग रहा है,
कंप्रेस कर रहे हैं, तो अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेशन लगा रहे हैं, ये डाया है थोड़ा सा गर्म है, तो मटेरियल क्या होगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा और इस डाया का जो ओपनिंग होगा, अगर ध्यान से देखें तो यहां पे आपको दिखेगा लेंथ बढ़ गया, डाया घट गया। लेकिन ध्यान से देखिए ये लोड लग किधर रहा है, यहां तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड नहीं लग रहा है, ये एक नया केस हो गया। तो ध्यान से देखना है एक्सट्रूजन में ना। अब अगर इधर हम लोग ये जो हमारा फोर्स लगेगा डेफिनेटली वो एक्सट्रूजन फोर्स होगा, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि कैसा नेचर का होगा, डेफिनेटली इट विल बी कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, अगर इसका एक्सिस देखें तो अलोंग द एक्सिस ही हुआ, और ये क्या हो गया, लेंथ बढ़ गया। तो यहां तो इलोंगेशन हुआ हमारा सर्कुलर रॉड का, डायमीटर घट गया, क्रॉस सेक्शन घट गया, डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो अब बताइए, अब जो आपने पहला केस देखा था क्या डिफरेंट केस है? अब जैसे जैसे आप जवाब देते जाओगे चला जाएगा। थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं। अब जो है हम लोग, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दीजिए। अगर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, दैट इज टेंसाइल फोर्स, अगर मैं इधर लगा दूं, ठीक है, तो भी हमारा सेम चीज होगा, इसका डाया रिड्यूस होगा ना, लेकिन ये फिर तब नॉर्मल कंडीशन रहेगा, ठीक है, ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। इसी तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वायर ड्रॉइंग प्रोसेस, जो कि कहीं ना कहीं मेटल फॉर्मिंग में आप पढ़ेंगे कि आपके पास लार्जर डाया का रड है, इस पे हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, इधर से पकड़ के खींचा, जैसे तार बनता है ये इलोंगेट स्मॉलर डाया का लंबा होता चला जाएगा। यहां पे तो आप टेंसाइल फोर्स ही लगा रहे हो, इलोंगेशन हो रहा है, दैट जनरल कंडीशन। लेकिन जो एक्सट्रूजन वाला था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो अब आप अगर इस सब चीज को समराइज करें तो कैन यू से कि सिर्फ ये कहना कि टेंसाइल लोड के वजह से ही हमारा जो डिफॉर्मेशन है, दैट इज इलोंगेशन, हमारे किसी भी सर्कुलर रड में होता है, क्या ये पूरी तरह जस्टिफाई है? आई होप अब आप इस सारे केसेस को सोच के बता सकते हैं। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये हमेशा परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जब हम आप बात करेंगे तो हमेशा इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो आप अपने आंसर्स को ये क्लियरली बताएं कि अगर सर इलास्टिक डिफॉर्मेशन को देखेंगे तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इसी चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमको स्टील इंडस्ट्री में मिलता है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में मिलता है, तो फिर हमारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इसी से जुड़े हुए प्रश्न हो जाते हैं ना, टेंशन टेस्ट, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी। तो आप जैसे जैसे आप आंसर करते चले जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए वो रास्ता खुलता चले जाएगा, और एक बेसिक क्वेश्चन से वो आपके पूरे नॉलेज को चेक कर लेंगे। चलिए, तो ये तो रहा इस सवाल का आंसर। मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूछा क्यों जाता है, ठीक है। तो जो NPCIL या बार, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसमें वो लोग ये चाहते हैं कि हम जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट करें उसे टेक्निकल नॉलेज भरपूर हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी क्वालिटी जो वो देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं क्या आप एक बार में एक चीज से जुड़ी हुई सारी बातों को कनेक्ट कर पाते हैं एट ए टाइम। दैट मीन्स चीजों को कनेक्ट करने का स्किल आपके पास है कि नहीं। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो चीजों को कनेक्ट करके देखें, क्या किसी अन्य सब्जेक्ट में इसका एप्लीकेशन तो नहीं है। ये बेसिक हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, और थोड़ा सा इसी तरह के सिचुएशंस को लेके हमने पूरा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मेटल फॉर्मिंग पढ़ लिया। इसमें आप और न्यूमेरिकल एनालिसिस जान सकते हैं, ट्रू स्ट्रेस इंजीनियरिंग, स्ट्रेस एक्सट्रूजन फोर्स, ड्राइंग फोर्स कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ये सारी चीजें भी आ जाती है। तो है तो कंसेप्ट तो आप मॉस में पढ़ रहे हो या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ रहे हो, लेकिन एप्लीकेशन तो प्रोडक्शन में दिख रहा है। तो क्या आप में ये स्किल है या नहीं? अगर आप में ये चीज नहीं है तो फिर शायद वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। यही कारण है कि वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। और एक चीज और चेक की जाती है बच्चों में कि क्या आप जब आप किसी भी टाइम में हैं तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना एक्टिवेट है। अगर आप मेंटली एक्टिव हैं, आपका मेंटल एबिलिटी अच्छा है, तो आप तुरंत चीजों को कनेक्ट कर दोगे। हालांकि अगर आप नहीं जवाब दोगे तो वो लोग हिंट भी करते हैं कि आप आंसर करो। बहुत बच्चे जो है उस हिंट को पकड़ के
आंसर कर लेते। हो सकता है कि आप प्रोडक्शन को नहीं कनेक्ट कर पाओ, तो वो एक कनेक्टिंग करी हमेशा आपको दे देंगे, जिससे कि हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यूअर का प्रयास यही होता है कि बेसिक क्वेश्चंस को पूछा जाए और उसमें इतने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, उस हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में उस बच्चे से पूछा जाए। और अगर अच्छा बच्चा होगा तो वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो सब चीज बता देगा, और अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कहीं ना कहीं उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्सपेक्ट बताया अपने अनुभव के आधार पे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ऑलरेडी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं ना। मैं पिछले 5-6 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं, वो भी अनुभव शेयर करते हैं। मेरा खुद का ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने का अनुभव है। तो जो मैंने अपने अनुभव से साइकोलॉजी समझी है इंटरव्यूअर की, वो कुछ इसी तरह की होती है, और यही काफ़ी हद तक सही भी है। मैंने जितने भी लोगों से पूछा है सबका अनुभव ऐसा ही रहा है ना। तो वो बस यही चेक करना चाहते हैं कि आप में मल्टीपल चीज जो एक टॉपिक से रिलेटेड है, क्या आप उसे कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। जब तक अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो रिसर्च फील्ड में या अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप मल्टीपल चीज़ों को यूटिलाइज एक साथ नहीं कर पाएंगे, और वही स्किल वो देखना चाहते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे और अपने अंदर इस तरह के स्किल को डेवलप करिए अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया के टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें, तो आपके अंदर इस तरह के स्किल को डेवलप करना होगा। बाय बर्थ ये स्किल किसी के पास नहीं होता है। मैं यही कहूँगा, अगर आप अपने पढ़ाई में थोड़े से कंसेप्चुअल पार्ट को ऐड करते हैं, मेमोराइजेशन ज़रूरी है, लेकिन हर एक चीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझिए, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करिए, उसको प्रैक्टिकल चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करिए। अगर ये आप में एबिलिटी है, अगर आप इसे विकसित कर लेते हैं, तो आपके लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का रास्ता खुला हुआ है। नहीं तो आप 10 बार 5 बार 6 बार इंटरव्यू देंगे और रिजेक्ट हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ सीख लेके आया होगा। मैं समझता हूँ कि अब आप शायद अपने पढ़ने के तरीके को जरूर बदलेंगे। थैंक यू।